देखिए, एक विषय तो जो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा आयोग में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति या गवर्नर महोदय माननीय महामहिम को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के काम या उस पर किसी पर भी सवाल उठाने में माननीय आयोग का और न्यायपालिका का, न्यायालय का अपमान या अवमानना है। ये मैं इस पर विषय को क्लियर करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का जो फैसला है सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में 2014 का, वो ये स्पष्ट कर चुका है कि न्यायिक जांच आयोग चाहे वह सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज या सिटिंग हाई कोर्ट जज के अध्यक्षता में हो, तब भी वो न्यायालय नहीं है। और अगर वो न्यायालय नहीं है तो उनके अवमानना या अपमान का वैसा प्रश्न उद्भूत नहीं होता जैसा पेंट करने की कोशिश की जा रही है। ये सही है कि माननीय न्यायिक जांच आयोग को एक सम्मान मिलना चाहिए और वो सम्मान जितने उनके अधिकार है उस सबकी रक्षा भी होनी चाहिए। जो राज्य सरकार ने किया है वो पूरी तरह उनके अधिकार में है। ये सवाल उठाना कि प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट माननीय गवर्नर के बजाय राज्य सरकार को प्रस्तुत होनी थी, आज साबित हो गया है, क्योंकि माननीय महामहिम ने बिना टीका टिप्पणी किए रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। और नए सदस्य जोड़ना हो या नया आयोग बनाना हो, यहाँ तक कि आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार करके भी नया आयोग बनाया जा सकता है, सब कुछ अधिकार में है। तो माननीय आयोग ने सुनवाई के दौरान जिन भी शक्तियों का प्रयोग किया है वो उसी अधिसूचना के तहत थी जो राज्य सरकार ने जारी की थी। तो ये स्थिति माननीय न्यायिक जांच आयोग की स्थिति न्यायपालिका से एकदम हट के। अब आगे क्या? देखिए, अब ये स्थिति है कि जो सरकार के अधिसूचना कहती है कि जांच अभी अधूरी है, क्योंकि अंतिम पत्राचार में आयोग ने समय वृद्धि की मांग की थी और कहा था जांच अधूरी है। उसमें 3 नए बिंदु भी जोड़े गए हैं और पूर्व में जो हमने जहां पर ओपन तर्क की अनुमति मांगी थी, जैसे कि मयंक श्रीवास्तव के बयान को मैंने पढ़ के बताया क्रॉस एग्जामिनेशन में, ऐसे बहुत जगह आपत्ति आई थी कि ये साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इसको नहीं पूछा जा सकता। सारे ऐसे प्रश्न अंतिम तर्क के लिए रखे गए थे और अंतिम तर्क ओपन कोर्ट में नहीं हुए, ओपन आयोग में नहीं हुए। हमने जो लिखित तर्क प्रस्तुत किए उसके आधार पर हमने कहा था कि ये अंतिम तर्क का अवसर दिया जाए और बिना उसके आयोग की जांच के नतीजे सही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 4000 पेजेस से ऊपर रिकॉर्ड है और उसमें किस दस्तावेज में क्या लिखा है, किस नक्शे में क्या है और किस में क्या बयान दिया गया है, उसको पढ़ के हमको समझाने और बताने और माननीय आयोग को एड्रेस करने का अवसर मिलना चाहिए। तो अब हम दोबारा जब भी आयोग की कार्रवाई शुरू होगी उन सारे बिंदुओं को रखेंगे और जिन बिंदुओं पर हमको लगता है कि जांच अधूरी है उन पर हम आवेदन भी लगाएंगे। देखिए, जो इशारा किया जा रहा है जिस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति का 2013 में वो मंत्री नहीं थे, तो मंत्री के रूप में कृत्य की जांच नहीं हुई है। पहली बात, जांच बिंदु में सीधा रेफरेंस नहीं है। जिस कर्नाटक के जजमेंट का जिक्र किया गया बार बार कि कर्नाटक के जजमेंट में ऐसा है कि अगर मुख्यमंत्री या मंत्री इन्वॉल्व है तो गवर्नर को दे सकते हैं, वह मामला ऐसा था कि कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और उसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने आयोग बनाया। तो आपत्ति ये आई कि राज्य सरकार का आयोग तो जो रिपोर्ट देगा वो कैबिनेट में जाएगी, इसलिए ये जांच सही नहीं हो सकती। इसलिए केंद्र सरकार ने एक नया आयोग बनाया और उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय के थ्रू गवर्नर के पास आएगी। तो ये तो मामला ही एकदम अलग है और यहाँ पर जांच बिंदुओं में कहीं कोई मंत्री मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं है और जो जांच बिंदु है उसके आधार पर ऐसे आयोग की प्रोसीडिंग में भी ऐसे कोई बयान नहीं आए हैं जिससे कि ये लगे कि किसी व्यक्ति ने किस तरीके से कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर वो हिस्सा, षड्यंत्र का जो हिस्सा है वो आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में था ही नहीं। इसलिए बार बार बात होती है कि एनआईए
कि ने जांच नहीं की है तो एसआईटी जांच करे।